माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो टॉपिक्स रखे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर है। यह क्लास 11th का है। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमने रखा है और मैं पूरे 0 लेवल से लेकर और एपेक्स लेवल तक की बात हम करूँगा। इसमें मेडिकल इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन या और अदर जो इतने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं उन सभी बातों को हम यहाँ पर रखेंगे। यह बहुत ही अच्छा केमिस्ट्री का ब्रांच है और यह दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ केमिस्ट्री है। इसको बहुत अच्छे तरह से जानने की बात है। यदि आप बेसिक से आप केमिस्ट्री को यहाँ से पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, तो आपका 12th बहुत ही आसान हो जाएगा। 12th में आपको पार्ट 2 जो है एक बुक पढ़ना है और वहाँ से आपको 30 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड ही नहीं, आपको CBSE बोर्ड हो उसमें भी काफ़ी इसका योगदान है। तो आप लोग सीखिए। यहाँ पर मैं आपको 0 लेवल से ले चल रहा हूँ, कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं होने देंगे। तो हमने पिछले क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोटोप्स और एलोट्रॉप्स वगैरह की बात किए थे और एलोट्रॉप्स में हमने कहा था कि कार्बन का जो 2 मेन एलोट्रॉप्स हैं वह है डायमंड्स एंड ग्रेफाइट है। दोनों में हमने डिफरेंस भी बतलाया था जो 12th से रिलेटेड है। 12th में पूछा गया क्वेश्चन है कि हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं संकरण हीरा का क्या होता है। sp3 लिखाया था हमने, ग्रेफाइट का sp2 लिखाया था। तो यह सारी बातों को ध्यान में रखना है। आज का जो हमने टॉपिक्स रखा है वह है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप देखेंगे इसको भी हमने एक बहुत ही यूनिक टाइप से बताने की प्रयास कर रहे हैं और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैसे होगा उसको हम बता रहे हैं। हम सबसे पहले कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पिक्चोरियल डायग्राम लिए हैं। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 6 होते हैं उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 प्रोटॉन होते हैं। तो वह न्यूक्लियस में जो पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स हैं वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसमें न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन की चर्चा किए हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ऐड कर दिया जाए तो एटॉमिक मास हो जाता है। एटॉमिक मास को ही न्यूक्लियॉन कहते हैं, जिसमें इसलिए कि न्यूक्लियस में पाए जाने वाले पार्टिकल्स हैं। तो एटॉमिक मास जो 12 हो जाता है। प्रोटॉन के कारण एटॉमिक नंबर होता है और जितने किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, उसके बाद 8, उसके बाद 8, फिर 18, 18, 32, 32 के रूप में इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं। तो यहाँ कार्बन एक छोटा सा है, एटॉमिक नंबर वाला है, कम इलेक्ट्रॉन वाला है। यह जो है आप देखेंगे यहाँ कि यह न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन 6 दोनों को ऐड कर देंगे तो 12 हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो रखा गया है वह 2 है, 1 और 1 2। लास्ट इसका ऑर्बिट होंगे जिसमें 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है। आउटर में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएगा। यह किस सेल का इलेक्ट्रॉन है? एल सेल का है। हमने यहाँ लिखा है यह जो है आपको 2 ऑर्बिट है। ऑर्बिट या कक्षा की बात करेंगे, यह न्यूक्लियस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट में 2 है, उसके बाद कितने हैं? 4 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और वाइटल्स वाइज बात करेंगे। आप पढ़े होंगे हुंस रूल है ना, अफवाउ प्रिंसिपल एटॉमिक स्ट्रक्चर में। नहीं तो हम फिर बाद में बतलाएंगे। यहाँ इतना तो जरूर आप लोग के पास नॉलेज होगा कि 1s2 2s2 2p2 आप जानेंगे कि 1s2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन वाले हीलियम होगा। हीलियम स्टेबल एलिमेंट है। स्टेबल एलिमेंट के बाद का जो होता है उसको शॉर्ट फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। तो यह स्टेबल हो गया हीलियम। 1s2 को क्या कहेंगे? हीलियम। हीलियम के बाद क्या है? 2s2 और 2p2। यहाँ तक तो आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से जान गए होंगे। अब है कि P जो है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है
और P में 3 वो ऑर्बिटल्स होते हैं X Y Z। देखिए यहाँ पर 1 2 और 3 है X Y Z, और प्रत्येक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल होता है। यह हुंट का रूल कहता है कि प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरता है, इसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन का विपरीत दिशा में जोड़ा लगता है, पेयर होते हैं। तो यहाँ पर P में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है और ऑर्बिटल्स कितने हैं, 3 है, तो सिंगल सिंगल भरेगा, एक खाली रह गया। तो यह 3 गो है, तो 3 डायमेंशनल X Y Z में इसको ऑर्बिट को रखा गया है। X में P में एक है PX1, फिर आपको Y में एक है 2PY1, और इसमें खाली है नहीं है यानी 0 है 2PZ0। यह जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यह नॉर्मल स्टेट है, सामान्य अवस्था है, जनरली ऐसा ही होता है, इसलिए इसे नॉर्मल कहते हैं, सामान्य अवस्था कहते हैं। लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वह वैकेंट नहीं रहना चाहता है, रिक्त नहीं रहना चाहता है, तो वह अपने इलेक्ट्रॉन को सिंगल सिंगल इस प्रत्येक ऑर्बिटल्स में रखने के लिए उसका जो निकट के जो कक्षक है, उसका पड़ोसी कक्षक है, उससे इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो आप देखिए इसके पड़ोसी कौन है, यह S ऑर्बिटल 2S में है। S ये स्टेबल है, यह अनस्टेबल है, इसलिए कि स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लिया, डबल फुल फिल हो गया। ये हाफ फिल में भी वो कम है, तो क्या करेगा, किस पर अटैक करेगा, तो अपने निकट वाले पड़ोसी वाले ऑर्बिटल्स पर। तो यह भले ही इसके पास एनर्जी कम है लेकिन स्टेबल है, P के पास ज़्यादा एनर्जी है लेकिन अनस्टेबल है, वैसे स्थिति में S का इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके किस में आ जाएंगे, P वाले में। कहाँ पर, Z पर, जो 2PZ0 है वह 2PZ1 हो जाएगा, और यह जो है जंप करेगा तो यह एक्साइटेड है, नॉर्मली नहीं है, एब नॉर्मल है। एक्साइटेड कंडीशन में, उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करता है। ये तो व्यवहारिक बात है। आपको ये आदमी को देखिए ना, उसको कोई काम कराना है, उकसाना पड़ता है, उत्तेजित करना पड़ता है, तब वह एक्साइटेड हो, उत्तेजित होकर कुछ काम को कर बैठता है। तो वह क्या होता है, सामान्य रूप में वह कोई गलत नहीं करता है, असामान्य रूप में वह एक्साइटेड हो जाता है या कुछ भी कर देता है। इसी तरह से यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात है, वह ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जंप करके P में चल जाता है, तो इसमें सिंगल हो गया, तो 2S1 यहाँ पर 2PX1, 2PX1, 2PY1 और 2PZ1, यानी P में आपको प्रत्येक ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, S में भी है, सब अब एक लेवल में आ गया। यह कैसा स्टेज है, उत्तेजित अवस्था है, इसको एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं। और यह सामान्य अवस्था को नॉर्मल स्टेट कहते हैं। अब देखना है कि दोनों ऑर्बिटल्स को मिलाएंगे, दोनों ऑर्बिटल्स को क्या करेंगे, मिलाएंगे। जैसे यह मिलेगा तो आप जानेंगे कि हाइब्रिड हो जाएगा। हाइब्रिड का मतलब मिलावट, संकरण, एक दूसरे को मिला देना। तो यहाँ 2 ऑर्बिटलों को मिलाने की बात कर रहे हैं, S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल। तो यहाँ पर देखिए S का 1 है, अब P का कितना है, 3 है, टोटल मिला देंगे तो 4 ऑर्बिटल हो जाएंगे, 1 2 3 4, जो सब का सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो S 1 हो गया, P कितने हो गए, 3 हो गए। तो यह तीनों, ये चूंकि S अलग है P अलग है, दोनों को मिला दिए तो SP हो गया। P में 3 गो, S में 1 गो है, इसको कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 प्रसंकरण कहेंगे हिंदी में, यही है sp3 प्रसंकरण। इसमें क्या है, एक S कक्षक एवं 3 P कक्षक को के 3 P कक्षक को मिलाया जाता है, तो किसका निर्माण होता है, sp3 संकरण का निर्माण होता है। तो आप ये जानेंगे कि sp3 संकरण जो होते हैं वह कार्बनिक रसायन में, कार्बनिक यौगिक में होंगे। यह संकरण आप पढ़े होंगे रासायनिक आबंध में, वह 7 तरह का संकरण होता है, लेकिन कार्बनिक रसायन में संकरण की जो बात मैं करूँगा वह 3 होगा, sp3, sp2 और sp।
तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये आपको जाने। तो हाइब्रिडाइजेशन की जो हमने बात किया है, प्रसंकरण या संकरण, वह कार्बनिक यौगिकों में प्रसंकरण की बात करते हैं तो वह 3 टाइप्स का होता है। पूरे कार्बनिक यौगिक में जितने जान लीजिए, कार्बनिक यौगिक 40 लाख से भी ज़्यादा है, पूरे छाया हुआ है पूरे दुनिया में। उस सभी में प्रसंकरण की जो बात करेंगे वह 3 ही तरह के हो सकते हैं, sp3, sp2 और sp। इसी बात को हमने लिखा है, कार्बनिक यौगिकों में प्रसंकरण, हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कार्बनिक यौगिकों में प्रसंकरण 3 प्रकार के होते हैं, sp3, sp2 और sp। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। sp3 को एल्केन कहते हैं, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। यह कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, देखिए लिखा हुआ है एकल आबंध। एक बात पर गौर कीजिएगा, इसका जो बंधन की लंबाई जो है बढ़ा दिए हैं, किसके तुलना में? एल्कीन के तुलना में। यह डबल बॉन्ड है तो इसके तुलना में यह छोटा है, ट्रिपल है तो और छोटा है। यानी जैसे जैसे आबंध की संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे बंधन की लंबाई घटेगा। इसकी लंबाई होते हैं 1.54 एंगस्ट्रॉन, याद रखेंगे, पूछले है 12th में। ये इसका है 1.33 एंगस्ट्रॉन, यह है 1.20 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन वैज्ञानिक का नाम है। काफी इंपॉर्टेंट बातें हमने बतलाया है और सारे चीज को कलेक्ट करके यहाँ रख दिए हैं। तो sp3 कहे तो एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। यह कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड, इसकी बंधन की लंबाई कितना है? 1.54 एंगस्ट्रॉन। इसी प्रकार आपको sp2 की बात करेंगे तो कौन सा होंगे हाइड्रोकार्बन? एल्कीन। आगे पढ़ाएंगे हाइड्रोकार्बन। एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n। इसमें कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड? 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड होते हैं, द्विआबंध होता है। इसकी आबंध की लंबाई कितने होंगे? 1.33 एंगस्ट्रॉन। और नेक्स्ट है sp, एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र जो होते हैं CnH2n-2 होता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है, त्रिआबंध होते हैं और इन त्रिआबंध में आबंध की जो लंबाई है 1.20 एंगस्ट्रॉन। तो यह आपको 2016 में पूछे हुए हैं, ये वाला 12th के एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। हमने कहा है कि 0 लेवल से ले चलूंगा और भास्ट लेवल तक मैं पढ़ाऊंगा, एपेक्स लेवल तक, और इजी वे में, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो। तीनों में कंपेरिजन कीजिएगा। देखिए इसीलिए हम इसकी लंबाई बड़ा किए हैं, यह लॉजिक है। ये दोनों के बीच जो डबल बॉन्ड इसके रिस्पेक्ट में कम है, इसके रिस्पेक्ट में कम है। देखिए ना, आपको यहाँ देखिए 1.54 एंगस्ट्रॉन, 1.33 एंगस्ट्रॉन, 1.20 एंगस्ट्रॉन। तो जैसे जैसे आबंध की संख्या बढ़ा उसकी लंबाई क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इस तरह से हम आपको हाइब्रिडाइजेशन की बात किया। हाइब्रिडाइजेशन मेन है, यह किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन का होना जरूरी है। जैसे हाइब्रिडाइजेशन आता है तो वहाँ पर आपको बॉन्ड की बात हो जाते हैं, बॉन्ड लेंथ की बात हो जाते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। इस तरह से आपको हम हाइब्रिडाइजेशन पर ला के इंड किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत ही बेहतर ढंग से इसको आगे बढ़ाएंगे। आप लोग चैनल से जुड़ करके बहुत फ़ायदा उठाइए। आपको ऑफलाइन से अच्छा ऑनलाइन मैं बतला दूंगा। यहाँ पर बिल्कुल मैं कंफर्टेबल हूँ, पढ़ाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कहीं तरह की कोई कोलाहल नहीं है, कहीं गैदरिंग नहीं है, और मन पसंद अपने बातों को अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करता हूँ। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और आने वाला समय तो सब डिजिटल ही हो गया है, आने वाला समय और ज़्यादा हो जाएगा। तो उस समय आपको लगेगा कि हम पहले से हम ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं। मैं आप लोगों को बहुत बेहतर ढंग से पढ़ा करके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या फिजिकल हो, सभी की यहाँ पर आपको सुविधा देंगे।
जो आपको मेडिकल या इंजीनियरिंग एंट्रेंस में भी बैठेंगे तो आपको आसानी से सीख करके आप रिजल्ट ले सकते हैं। आने वाले दिनों में हम आपको और सारे सब्जेक्ट ऐड करेंगे। ऐसे तो 12th में ऐड कर दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। केमिस्ट्री तो पढ़ाते ही हैं, आज से हमने बायो भी रखा है, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में भी रखने जा रहे हैं। 11th में भी हम आप लोगों को ये सारी सुविधा देंगे और बहुत ही अच्छे ढंग का, बहुत ही मतलब क्लास में ही आपको याद कराने की क्षमता प्राप्त कर देंगे। आपको उस लायक बना देंगे कि आपको पढ़ने के बाद कहीं दिक्कत नहीं होगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि चैनल से जुड़े हुए रहना होगा, कंटिन्यूटी बनाना होगा। हम बिल्कुल अब कंटिन्यूड हो गए हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी जुड़ करके इसका फ़ायदा उठाइए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर हम कल इस टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे।